अस्सलाम वालेकुम। आज मरीम नवाज़ ने इस्लामाबाद में कोर्ट की हेयरिंग पर यानी जो पेशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर उन्होंने एक ख़िताब किया प्रेस कॉन्फ्रेंस से और टेलीविज़न ने उसको बराह रास्त दिखाया। और हमने देखा कि आज भी मरीम नवाज़ ने जनरल फैज़ का नाम लिया। नाम लेकर उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, साकिब निसार की काफ़ी ऐसी तैसी फेरी और अपने यानी अदालती मुकदमों की वो तफसील वगैरह बताती रही। ख़बर ये भी है कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की जनरल कमर जावेद बाजवा से कोई मुलाकात हुई है, कुछ गिले शिकवे, कुछ बातें, कुछ वादे, कोई एक्सटेंशन मज़ीद जो चाहिए उसके हवाले से कुछ यकीन दहानियाँ, ऐसी ख़बरों की ज़ाहिर है कि बाज़ाब्ता तौर पर ये तो फिर किताब आती है या फिर बाद में जब बताया जाता है कि ये मुलाकातें हुई थी। अभी तक तो कोई तस्दीक या तरदीद दोनों तरफ से नहीं है जो इस बात को। और मरीम नवाज़ ने भी आज जनरल फैज़ का नाम लिया, जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया। तो ये इशारे होते हैं जिससे लगता है कि मुमकिन है ऐसा हुआ भी हो। लेकिन आइंदा जो इलेक्शन है ना जी, मेरी गुजारिश मैं आपसे ये कर दूं, आइंदा इलेक्शन जो होंगे पाकिस्तान में उसका 1 पॉइंट सिंगल एजेंडा मेरे मुताबिक होना चाहिए। और वो एजेंडा ये होना चाहिए अगले इलेक्शन का कि क्या अदलिया और जो सरकारी अफसरान हैं यानी फ़ौजी अशराफिया है, क्या अदलिया और फ़ौज पाकिस्तान के आइन के तहत इनको काम करना होगा या नहीं करना है। सिंगल पॉइंट एजेंडा के यानी लोगों से ये अब ये PMLN नवाज़ का भी, PMLN का भी फ़र्ज़ है, ये पीपल्स पार्टी का भी फ़र्ज़ है कि एक एजेंडे पर आप लोगों के पास जाएं। क्या आप अदलिया और फ़ौज की हुक्मरानी चाहते हैं? क्या आप आइन की हुक्मरानी चाहते हैं? और इस एक सवाल पर मेरा ये ख्याल है कि वक्त आ गया है कि अब ये सवाल पाकिस्तानी कौम से करना चाहिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कि अभी तक वो एक मुझे ख्वाब ही लगता है दूर दूर तक, लेकिन इस सिंगल एजेंडे पर अगर अपोजिशन की पार्टीज़ इकट्ठी हो गई और कैंपेन इस पर अगर वो चलाएं और पाकिस्तानी कौम से एक फ़ैसला कुन जवाब हासिल करें इस बात का कि कौम आखिर क्या चाहती है, तो उसके बाद फिर आप आगे कोई रास्ता देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो आमरीत के हामी लोग हैं उनसे भी मैं गुजारिश कर दूं कि जो ये चाहते हैं कि यहाँ फ़ौजी आमरीत आ जाए या मजहबी आमरीत आ जाए या इनका कोई मिक्सचर आ जाए, हर किसी को अपना राय रखने का हक़ है। मैं कौन हूँ किसी को सही या गलत कहने वाला? मैं तो एक तारीख़ पढ़ने वाला एक अदना तालिब इल्म हूँ। मैंने अपने नताइज किए हैं, मुमकिन है आपके मुख्तलिफ हों, लेकिन अगर आप आमरीत नाफिज करना चाहते हैं तो मेरी दरख्वास्त ये है कि फिर आमरीत नाफिज कर दीजिए, एक तरफ के हो जाए। आमरीत जो है वो फिर ये नहीं है यानी कि मतलब ये जो पाकिस्तान में आमरीत के नाम पे भी ड्रामा ही हुआ है। आमरीत पाकिस्तान में, आमरीत आपने देखी है बशार अल असद की है, उसने अपनी ही एयरफोर्स से अपने ही शहरों को बर्बाद कर, आधा मुल्क उसने बर्बाद करवा दिया, उसने हुकूमत नहीं छोड़ी। नॉर्थ कोरिया में है आमरीत, आपने देखा। सऊदी अरब में आमरीत है, फिर ठीक है, सही है गलत है, बस सही है, आमरीत है। चीन की हालत यह है कि चाइनीज़ आर्मी जो यानी नंबर्स के एतबार से दुनिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, नंबर्स में सबसे बड़ी फ़ौज चाइनीज़ आर्मी। चाइनीज़ आर्मी जो है आपको इल्म में होना चाहिए कि वो रियासत की नहीं है। यानी चाइनीज़ आर्मी का जो ऑफिशियल उनके निज़ाम में, चीनी निज़ाम में, चीनी आइन के तहत चीनी फ़ौज रियासत की फ़ौज नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की फ़ौज है। यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी यानी जो चाइना पे रूल कर रही है, और वो रूल वो वोट लेकर नहीं आए थे, वो इनकलाब लेकर आए थे, बंदूक लेकर आए थे, लड़े थे और लड़के उन्होंने कब्जा किया था चीन पे। तो अब ये उसके बाद जो उन्होंने नई फ़ौज बनाई है, ये वो पार्टी की फ़ौज है, जो रूलिंग यानी जमात है चीन में, वो उसकी फ़ौज है, रियासत की फ़ौज नहीं है। तो यह आमरीत है, फिर ले आए आमरीत। आमरीत आप ला नहीं सकते उस तरह की, क्योंकि दुनिया को जवाब देना है। हम एक ज़िम्मेदार कौमी रियासत हैं, हम तो जमहूरियत हैं, हमें तो स्कॉलरशिप्स चाहिए अमेरिका से भी, यूरोप से भी, कारोबार भी करना है, अपनी शक्ल भी दिखानी है, वो ला नहीं सकते, इसको चलने नहीं देना। तो मैं पहले भी हज़ार दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, क़यामत तक यही सच्चाई रहेगी कि यानी अगर ओनरशिप का ही नहीं पता, यानी आप किसी इस तरह कोई दूध की दही की दुकान नहीं चल सकती। कोई यानी छोटा मोटा आप कारोबार कर लेना या बड़ा कारोबार कर लें, वो नहीं चल पाएगा। यानी अथॉरिटी एक होती है, फाइनल अथॉरिटी एक होती है। अब वो ठीक करेगी या गलत करेगी, और वो जिम्मेदार होगा और लोगों को मालूम होगा कि इसका फैसला था। हमारे यहाँ ये अंधेरों में जो फैसले होते हैं,
यानी ये कि सामने पॉलिटिशियन को रखा हुआ है गालियाँ खाने के लिए और लूटमार करने के लिए। ज़ाहिर है कंसेशंस पे दोनों तरफ से होती हैं, यानी ये नहीं हो सकता कि हाइब्रिड निज़ाम में एक तरफ से जो है वो आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट की किस तरह से सपोर्ट मौजूदा हुकूमत के सामने खुल के रही है, तो जब वो खुलकर हुकूमत को सपोर्ट करेंगे तो हुकूमत भी ज़ाहिर है फिर उनको आउट ऑफ द वे जाके अकोमोडेट करेगी। ऐसा ही है ना। और फिर दोनों एक दूसरे के, चूंकि ये क्राइम इन पार्टनर्स हैं, दोनों ने कानून तोड़ा है, दोनों ने आइन तोड़ा है, तो क्राइम इन पार्टनर्स यानी पार्टनर्स इन क्राइम, ये तो बड़ी दुनिया का मजबूत तरीन रिश्ता होता है। हमारे यहाँ भी ये पहले हो चुका है। अच्छा, पीटीआई से पहले खुद यानी पीएमएलएन क्या थी, यही थी, और पीपल्स पार्टी की बुनियाद भी ऐसे ही बनी। तो जब हम देख चुके हैं कि खुद साबिक जो रिटायर्ड जो जर्नैल हजरात हैं, कभी वो इस बात पे अफसोस करते नज़र आते हैं कि पीपल्स पार्टी को अयूब खान ने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्यों सीने से लगा लिया, शिकवे करते हैं ना रिटायर्ड जनरल हजरात। यही रिटायर्ड जनरल हजरात बाद में फिर ये नवाज शरीफ पर शिकवे करते हैं कि ज़िया उल हक ने इनको बनाया और देखो जी हमारे खिलाफ बोल रहा है। यही अब रिटायर्ड जनरल कल को अब आप देखेंगे कि ये इमरान खान के भी मौजूदा भी यानी बोलना शुरू कर दिया ना कि इनको तो हमले कर आया, तो ये हमें आके दिखा रहा है। ठीक है, तो भाई या तो आप बराह रास्त आके अयूब खान और ये याया खान और वो अपना ज़िया उल हक और परवेज़ मुशर्रफ को, यानी इसी निज़ाम को आप रेगुलराइज कर दें, फिर ये असम्बली सेनेट वगैरह लपेटें फेंकें, मुफ्त के खर्चे हैं ये, और ठीक है बस फिर एक तरह की मुकम्मल कामरियत आ जाए और उसके बाद फ़ौज ही ठीक है। पहले भी अगर वो मतलब सड़कें भी बना रहे हैं, बेकरी भी कर रहे हैं, तो बाकी मुल्क भी वही चलाएं, इकॉनमी भी वही चलाएं, लेकिन सामने आकर चलाएं, बाकी दुनिया के इल्म में हो कि यहाँ पे ये एक निज़ाम है इस तरह का और उसमें हमें काम करना। चीन के अंदर दुनिया काम नहीं कर रही जाके, अमेरिकी कंपनियां का चाइना में काम नहीं करती, उन्हें को यानी चीन में क्या ह्यूमन राइट्स का यानी आमरीत से उनका क्या लेने देना, वो तो प्रॉफिट्स देखेंगे ना। तो या तो आप आमरीत ले आए, रेगुलर आमरीत, एक बाकायदा आमरीत हो, और उस आमरीत के बाकायदा बस ठीक है, जो आप यानी जो भी आर्मी चीफ होंगे वो 6 साल के लिए होंगे और मुल्क के सरबराह भी होंगे, और DGISI जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करेंगे, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो प्रेसिडेंट और उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियाँ अदा करेंगे, और DGISI जो है बस वो वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात संभाल लेंगे। तो एक चीज़ वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी, 6-6 साल का सेटअप बना लेंगे। इससे शायद कम बुरी हालत हो जो यानी इस तजुर्बे की वजह से है। यानी अब तो दो तरफ से मार खा रहे हैं ना, तो एक तरफ से आमरीत आएगी तो एक ही तरफ की चलो मार खाएंगे, दूसरे लूट मार से, करप्शन से बच जाएंगे। या तो वो ले आए और या फिर उसको चलने दें। अच्छा, दोनों काम नहीं होने देने, जो कि नहीं होने दिया आज तक, तो उसके जो नतायज और फसलें हैं वो हमारे सामने हैं। यही फसलें और भयानक होती चली जाएंगी, यही फसलें ये बमों, गोलियों, खुदकुश हमला आवरों की फसलें बन जाएंगी। यानी इस तरह अगर आप चलते रहे तो बस इस वीलॉग पे इस बात का ख़ात्मा करते हैं कि मरीम नवाज़ जो हैं वो तो ज़ाहिर है कि अब सबको इल्म है कि आप आज इलेक्शंस करवा दें, तो वज़ीर-ए-आज़म तो मरीम नवाज़ ही हैं। इलेक्शंस के नतीजे में अगर आप विद इन दी असम्बली चेंज ले आएंगे तो मुमकिन है फिर बिलावल का भी चांस लग जाए, लेकिन इलेक्शन के नतीजे में तो मरीम नवाज़ के अलावा दूसरा वज़ीर-ए-आज़म कोई होगा नहीं, तो मैसिव सपोर्ट तो उन्हीं के साथ है। तो अब मतलब ये है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मांगना ये मसले का हल नहीं है। मैं इस बात पे वीलॉग को अख्तिताम करना चाह रहा था कि आप एक आज़ाद मिसाल के तौर पे इलेक्शन करवा देते हैं और फेयर इलेक्शन हो जाते हैं, ये आके हुकूमत बना लेते हैं, आके इकनॉमिक मैनेजर्स तो उनके पास अच्छे हैं, यानी इसमें तो कोई शक नहीं है, रौनक लगा देंगे ये। अब ये 3-4 साल मार खाने के बाद वो इकॉनमी वापस ट्रैक पे आए, मुल्क ट्रैक पे आए, जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद फिर कुछ हुब्बुल वतनी के नाम पे लोग उठेंगे, कुछ अदलिया में उठेंगे, कुछ इस्टेब्लिशमेंट में उठेंगे, मरीम नवाज़ दोबारा जेल में, एक नया स्कैंडल आएगा, ये फिर जेल, तो उसके बाद फिर एक नया तजुर्बा शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, फिर उससे आप लड़ने के लिए निकलेंगे, फिर दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांगेंगे। अब आइंदा फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तो वैसे ही आज तो मतलब वो मंजूर हुकूमत ने कर लिया, बिल नेशनल असेंबली पार्लियामेंट में हो गया है, तो ये तो भूल जाएं मुनसिफाना इलेक्शन, ये जो अब इन्होंने आज बिल मंजूर किए हैं। लेकिन बिल फर्ज महाल अगर आपको मिल भी जाते हैं फेयर इलेक्शन, तो 3-4 साल बाद आपने फिर जेल में होना है। तो इस तरह के फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांगने का भी क्या फ़ायदा है? मेरा ख्याल में तो जब तक आप 1 पॉइंट एजेंडा सारी अपोजिशन पार्टियां मिलकर लोगों के पास जाएं और तहरीक इसी बात पर चलाएं, इलेक्शन इस सवाल पर होने चाहिए कि क्या आइन और कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में चाहिए या नहीं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, यानी कोई मुश्किल सवाल नहीं है। या तो आप आइन और कानून की हुक्मरानी होगी डेमोक्रेसी के जरिए, और वरना फिर यह है कि आमरीत।
बाकायदा आमरीत, वो भी रूल ऑफ लॉ होता है, आमरीत में भी रूल ऑफ लॉ होता है, और वो रूल ऑफ लॉ जो है बंदूक होती है, ज़ाहिर है। तो ठीक है फिर, लेकिन इस सवाल को हल करना पड़ेगा, और ये अपोजिशन पार्टीज़ इस एक सवाल के अलावा बाकी सब कहानियाँ हैं, ये महंगाइयाँ, ये आते जाते चीज़ें हैं। ये फिर मतलब है कि आप यूँ समझिए कोई और पार्टी आ जाएगी, फिर उसको ठीक करेगी, फिर बुलवतन उठेंगे, फिर वो यानी कौमी यानी सतह के जो लीडर हैं वो दोबारा से जेलों में होंगे। तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कभी इस तरीके से हम यानी जिस तरह से हम तजुर्बे कर रहे हैं, इन तजुर्बों के साथ हम एक यानी लेबॉर्ट्री ही रहेंगे बस। कोई यानी प्रोडक्टिव फैक्ट्री या प्रोडक्टिव इंडस्ट्री या प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल बेस वो हम कभी नहीं बन सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।